ट्वेल्थ खत्म, अब क्या? अब बारी है सीयूईटी की। तीनों स्ट्रीम्स में एक कॉमन जो ऑप्शन रहता है वो है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज सीयूईटी। जैसे आपने क्लास 12th में लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया था, अब आप इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे। एक बार हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि 250 में से 250 लाना कैसे है इंग्लिश में। कि आपका जो पेपर आएगा वो पूरा सीबीटी बेस्ड आएगा। 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड सारे क्वेश्चन बेटा इसमें आपके कंपल्सरी रहेंगे। क्लास 12th खत्म, अब क्या? अब बारी है सीयूईटी की। सो वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी, जहां हम आपका साथ देने वाले हैं स्कूल से करियर तक का। अब देखिए, आई होप कि आप सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे या फिर अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स कुछ रहते होंगे। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, अभी तक 3 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है, ठीक है, दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड आप इसको कह लो ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स, ठीक है। अब अगर साइंस वाले बच्चों की बात करें तो जो साइंस के बच्चे हैं उनके पास एक ऑप्शन रहता है जेई का, नीट का, ठीक है। लेकिन अगर हम तीनों स्ट्रीम्स को देखें तो तीनों स्ट्रीम्स में एक कॉमन जो ऑप्शन रहता है वो है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज सीयूईटी। एंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? इंग्लिश है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं बच्चे, लैंग्वेज सब्जेक्ट की, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना जरूरी है क्या? यस, बिल्कुल जरूरी है। जैसे आपने क्लास 12th में लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया था, अब आप इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे। क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? बिकॉज आप देखेंगे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज आपका कंपल्सरी रहता है एंड ज्यादातर बच्चे कौन सी लैंग्वेज की तरफ जाते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। उन्हें इंग्लिश इजी लगता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि 250 में से 250 लाना कैसे है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कैसे लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें समझ लेते हैं कि जैसे कि आपका जो पेपर आएगा वो पूरा सीबीटी बेस्ड आएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा एंड आपको 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपके पास में रहेगा। देन एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपका, इसमें कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है जहां आपको आंसर बना के लिखना है, सारा एमसीक्यू में रहेगा एंड 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड सारे क्वेश्चन बेटा इसमें आपके कंपल्सरी रहेंगे। ओके, नाउ आप हर एक सही आंसर के लिए पाएंगे 5 नंबर, ठीक है। और जहां पे आपका आंसर गलत होगा तो वहां पे आपका हो जाएगा -1, यानी कि 50 क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर आप सही करते हैं तो 50 इंटू 5 आपका हो गया 250, यानी कि 250 नंबर का आपका ये टोटल पेपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो 10% पेपर होता है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए जो आपका 10% पेपर होता है वो काफी डिफिकल्ट बनाया जाता है, ताकि एक कॉम्पिटिटिव लेवल आपका आ सके एग्जाम में। अब इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं स्ट्रैटेजी जानने से पहले। स्ट्रैटेजी भी आपको बताई जाएगी, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें आखिर आपको पूछा क्या जाएगा। तो जान लेते हैं फटाफट। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एंड मैं आपको बता दूं, क्लास 12th बोर्ड्स में आपने जो रीडिंग पैसेज किया था और यहाँ पे जो रीडिंग पैसेज करेंगे बेटा बहुत अलग होते हैं। इनमें आपकी जो स्ट्रैटेजी लगेगी वो अलग तरीके से लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक टाइम की तलवार है, आपके पास में एक टाइम की तलवार रहेगी लटकी हुई कि भाई इतने मिनट में आपको इतने क्वेश्चन निकालने हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस आपको करवाएगा कौन? आपकी अपनी कुसुम मैम। तो दृष्टि के इस चैनल पर, दृष्टि सीयूईटी पर, आप कुसुम मैम के साथ ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। आप देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको 3 तरीके के पैसेज आएंगे, फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी। फैक्चुअल पैसेज क्या होते हैं? जिसमें आपको फैक्ट्स वगैरह दिए होते हैं। नरेटिव होते हैं जिनमें आपको कहानियां दी हुई होती है एंड लिटरेरी पैसेज होते हैं जो कि किसी लिटरेचर से आपका लिया गया है, ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्ट आपको लिटरेरी पैसेज में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज का मेन आइडिया समझ में आना चाहिए कि भाई इसका मेन आइडिया क्या है, ये मेन कहना क्या चाहता है।
ठीक है। इन्फेरेंस यानी कि आपको कंक्लूजन निकालना आना चाहिए, आपको टोन पता होनी चाहिए। यस, टोन, ये चीज हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी देखी थी, तो टोन के क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनेंगे। देन इसमें मेन जो सारा खेल है बेटा वो वोकैबुलरी का है। ठीक है, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब वो वोकैबुलरी का पूरा कोर्स आपको दृष्टि सीयूईटी पर इसी चैनल पर मिलेगा, कुसुम मैम आपको करवाएंगी, सो टेंशन नॉट, वरी नॉट। वोकैबुलरी अगर आप एक अलग से भी देखो तो अलग से भी यहाँ पर सिलेबस में आपको दिया हुआ है। वोकैबुलरी में आपको क्या क्या चीजें आ सकती है, तो देखिए आपको सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक वर्ड आपको पता है, ठीक है, उसके क्या क्या सिमिलर वर्ड बन सकते हैं, क्या क्या उसके ऑपोजिट्स बन सकते हैं। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपका वोकैबुलरी में आ जाता है। एंड सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि आपका सिलेबस अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे इंग्लिश का, उसमें एक चीज बहुत क्लियरली पहली लाइन में दी हुई है कि इंग्लिश का ये सिलेबस इतना तो है, पर ये इतने में सीमित नहीं है, ये इतना ही नहीं है, लिमिटेड नहीं है, यानी कि और भी चीजें आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इसके बाहर भी आ सकता है। ये खुद वेबसाइट ने क्लियर कर दिया है अपने सिलेबस के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका मेन है, ये टॉपिक्स तो आपको आएंगे ही आएंगे, इनके बाहर भी आ सकते हैं, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कुछ कर सकते हैं आपके लिए ये करेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में आपको कोर्स इंडेक्स यानी कि आपको टेंसेस कॉमन टॉपिक है पूछा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, आर्टिकल्स आपको पूछे जाएंगे, प्रेपोजिशंस हो गई, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिन पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, देन आ जाता है आपका वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में आपको पैरा जंगल्स होंगे, ठीक है, जैसे आपने सेंटेंस रीऑर्डरिंग की थी उसमें हम सेंटेंसेस को ऑर्डर में लगाते थे, वर्ड्स को ऑर्डर में लगाते थे, यहाँ पर पैरा जंगल्स हैं, तो यानी कि आपको छोटे छोटे पैराज होते हैं, उनको आपने ऑर्डर में लगाना है। एरर स्पॉटिंग बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके। सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चंस आपके रहेंगे। देन आता है आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड, तो इसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस जैसे आपके सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिटरेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके बनते हैं। तो ये आपका एक छोटू सा सिलेबस है जो आपको वेबसाइट पर भी दिया हुआ है कि आपको ये सारी चीजें आने वाली है, बट लिमिटेड नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है आपकी अपनी कुसुम मैम ये सारी चीजें आपको कवर करवाएंगी। अब यहाँ पे कुछ मेन चीजें समझते हैं बच्चे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से फंसते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से अटकेंगे आपके। ठीक है, तो भाई देखो सबसे ज्यादा अभी तक हमने जो PYQs को देख के हमने जो ट्रेंड देखा है वो आपका क्या कहता है कि जो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 3 से 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटा आपका वो स्टार टॉपिक है जो आपने करना ही करना है। ठीक है, देन वोकैबुलरी यहाँ पर बहुत रहती है, वोकैबुलरी आप डाल सकते हैं हाई प्रायोरिटी पे। ग्रामर मीडियम पे एंड वर्बल एबिलिटी आपका मीडियम पे जाएगा अगेन। लिटरेरी डिवाइसेस आपका थोड़ा लो पे रहेगा। ठीक है, लेकिन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके क्वेश्चन बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो मैम इतना सारा ये सिलेबस है, आप बोल रहे हो कि मैम सिलेबस लिमिटेड भी नहीं रहेगा, तो मैम कैसे करनी है तैयारी। तो देखो मैं आपको यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, 2 चीजें आपने डेफिनेटली करनी ही करनी है। सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि वो पढ़ जरूर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, तो मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है, या फिर वो सिर्फ PYQ पे रहते हैं। PYQ की भी अपनी इंपॉर्टेंस है लेकिन मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए इससे आपको रियल एग्जाम पैटर्न पता लगता है कि क्या है। ठीक है, मॉक टेस्ट यानी कि जैसे आप एक प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, जब आप अपने एग्जाम से पहले एक एग्जाम दोगे तो आपको एक तो लेटेस्ट रियल एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको वो टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात आपको सिली मिस्टेक्स अपनी समझ में आ जाएगी। तो एक तो क्या है
कि जो रियल एग्जाम प्रेशर है ना वो आपको फील होगा। देखो आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम है, उससे पहले अगर हम ये एग्जाम दे देते हैं तो क्या होगा कि हम वो एक जो एग्जाम प्रेशर उस दिन हमें फील करना है ना, जो उस दिन हम पर आएगी वो चीज, ठीक है, वो हम आज ही क्या कर सकते हैं, फील करेंगे, वो एकदम डिट्टो वही प्रेशर। आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर पे किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से आपको वहां पे अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखो आप पहला मॉक टेस्ट दोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम यहाँ से मेरे से कितने 50 में से मैम मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आया हूँ। आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैं 20 क्वेश्चन में कितना टाइम मैम खा गया, है ना। नेक्स्ट आप एक और मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम मेरे से अब 40 क्वेश्चन होने लगे हैं। फिर आप जिस तरीके से ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट आप दोगे तो देयर विल बी अ टाइम, देयर विल बी अ मोमेंट जब आप कहोगे कि यस मैम अब हम 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, देखो हर एक बच्चा अलग होता है, ठीक है, कुछ बच्चे चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा हमारे आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, कुछ मीडियम पेस के बच्चे होते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बोल दूं, मे भी हो सकता है कि वो सारे बच्चों के काम ना आए, तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, वो एकदम बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बिकॉज हर एक बच्चे का अपना पेस ऑफ लर्निंग होता है ना, समझने की अपनी एक स्पीड होती है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरा ऐसा नेचर है, मेरा करने का ये तरीका है, तो मैं कितने टाइम में क्या कर सकता हूँ, वो स्ट्रैटेजी आप अपनी खुद बना पाएंगे। एंड सिली मिस्टेक्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उसमें आप जो भी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको आप ठीक कर सकेंगे। आपको पता लग जाएगा कि ओके मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक की, ठीक है, तो वो सारी सिली मिस्टेक्स आप कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉक एनालिसिस। क्या मॉक एनालिसिस जरूरी है? मतलब आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, उसके बाद गेम ओवर, ठीक है, कि हाँ मम्मी मैंने मॉक टेस्ट दे दिया था 50 के 50 क्वेश्चन में से, ठीक है भाई मेरा मम्मी बना है 100 स्कोर। ऐसा नहीं करना है आपको। आपने जैसे ही मॉक टेस्ट दे दिया इमीडिएट रिव्यू करेंगे अब आप उसका, ठीक है। अब देखो 3 आवर रूल आपका क्या कहता है कि कैसे आपने जैसे ही मॉक टेस्ट दिया इमीडिएटली आपको क्या करना है, आधे घंटे में, इमीडिएटली मॉक टेस्ट देने के आधे घंटे के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपने क्या क्या गलतियां की, ठीक है। चेक योर रॉन्ग आंसर्स कि आपके कौन से आंसर गलत हो गए, ये आपको आधे घंटे में करना है। उसके जस्ट बाद उसके अगले 1 घंटे में, ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को कैटेगरी में डालना है, ठीक है। यानी कि आपको 3 कैटेगरी बनानी है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिली, ठीक है, और आपका हो जाएगा टाइम, ठीक है। यानी कि आप अपने गलत आंसर को देखिए और आप देखिए कि यहाँ पर आपसे किस वजह से गलती हुई। कॉन्सेप्ट की वजह से हुई कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, ठीक है। मान लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन आ गया, यू आर लाइक कि मैम मुझे इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि कलेक्टिव नाउन के साथ में कौन सा वर्ब आना है, मुझे यही चीज नहीं पता थी, तो आप उसको डालो कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में। अगर आपको लगता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता था, मैंने मैम ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है, बट स्टिल मैं यहाँ पे सिली मिस्टेक करके आ गया, तो उसको आप सिली में डालिए। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता था, आपको सही आंसर पता था, बट आप वहां पे फॉर सम सॉर्ट ऑफ रीजन आप कंफ्यूज हो गए एंड आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है। टाइम, या आपके पास आपको लगा कि टाइम कम है, टाइम कम होने की वजह से आपने प्रेशर में आके वो गलती कर दी, ठीक है, तो आप उसको टाइम की कैटेगरी में डालेंगे। अब इससे होगा क्या कि आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि भाई आपका सबसे ज्यादा गलती किस चीज की वजह से हो रही है, वो रीजन आपको मिल जाएगा। कि आपने मान लो 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दिया, आपको ये पता लग जाएगा कि ओके मैम मेरी ज्यादातर गलती अभी कॉन्सेप्ट में ही अटकी हुई है कि मुझे चीजों के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उसके बाद आप ये देखो कि भाई अगर आपका मान लो कि आपका ऐसा आ रहा है कि मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए, 10 में से मेरे 7 क्वेश्चन, ठीक है, टाइम की वजह से गलत हुए, कि मैंने टाइम के प्रेशर में आके गलत कर दिए, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। या फिर आप मान लो कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिली से निकलते हैं,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको फोकस अपना बढ़ाने की जरूरत है। तो ये कैटेगराइजेशन करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए रहेगा। ओके, अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने एनालिसिस करके छोड़ दिया कि हाँ मैम ये गलती थी, उसको रीसॉल्व कौन करेगा। सिर्फ इतना नहीं करना है कि आपने एग्जाम दिया, आपने देखा गलती ओके ये हुई है, उसके बाद आपने छोड़ दिया। गलती को ठीक भी तो करना जरूरी है। देखिए, गलती से ही इंसान सीखता है, लेकिन एक चीज बता दूं कि हर वक्त, ठीक है, सेम गलती करना ठीक नहीं है। गलती आप कीजिए क्योंकि इंसान गलती से सीखता है, लेकिन हर बारी नई गलती कीजिए, अपनी पुरानी गलती से सीख जाइए। ठीक है, आपने जो पुरानी गलतियां की उनको सही करके उनसे सीख लीजिए कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज होना था। सो गलती कीजिए बट हमेशा नई गलती कीजिए, पुरानी गलती से सीख लीजिए। सो इसलिए आपको पूरा एग्जाम आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे रीसॉल्व करना है विद कॉन्सेप्ट। ओके ओके, ठीक है, मतलब इसमें आपका ये रहेगा कि आपके जो इनकरेक्ट वाले हैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा से सॉल्व करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि पीवाईक्यू करना जरूरी है। पीवाईक्यू की भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, तो हाँ जी पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में आप क्या करेंगे, देखिए पीवाईक्यू से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि ओके 2020 से 2026 तक, सॉरी 2025 तक अभी इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो वहां से आपको एक ट्रेंड समझ में आने लग जाएगा। आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स बेटा पता लग जाते हैं कि अच्छा, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर आप देख रहे हो कि 2020 में भी, जैसे आप मान लो कि आपको पता लग गया कि 2020 से लेकर 2025 तक अभी तक एक जो कॉन्सेप्ट है वो एरर स्पॉटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो रहा है। मतलब एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में आ ही रहा है। ठीक है, तो वहां से क्या है, आपको ये रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं वो आपको पता लग जाएंगे, तो वो तो फिर आप ऐसे हो जाएंगे डैम श्योर यार ये तो चीज मुझे करके जानी ही जानी है, क्योंकि हर साल आ रही है तो इसे हम मिस नहीं कर सकते, है ना। ओके, आप में कॉन्फिडेंस एक अलग ही आ जाएगा। जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होगा। आप देखेंगे कि जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस साल के भी क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन एक चीज है मेरे बच्चे, एक और चीज है, मैं आपको बोलूंगी कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना। आपको सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए मेरा मानना एक चीज है, एक चीज में मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ, ये है कि एक कॉन्सेप्ट से, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से आप 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप मुझे उसके 100 क्वेश्चन बना के दे दीजिए, मैं आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी। लेकिन अगर मैं 100 क्वेश्चंस कर लेती हूँ उसके बाद भी मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। हो सकता है कि 100 क्वेश्चंस करने के बाद भी, ठीक है, मैं 101 क्वेश्चन गलत कर दूं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में गलत कर दूं। तो इसलिए मैं कहूंगी कि क्वेश्चंस पे आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना। आपको सबसे पहले, आपका चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, आपको उसमें बेटा सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। खासकर लैंग्वेज सब्जेक्ट में बच्चे ये गलती करते हैं। लैंग्वेज में बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज में बच्चे सीधा एमसीक्यू पे कूदते हैं कि मैम क्वेश्चंस करवा दो, एमसीक्यू करवा दो, बस टाइम दे दो इतना कि 30 सेकंड में ये सॉल्व करना है। ऐसी क्लासेस के पीछे आप पड़ जाते हो, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बस फिर निराश होंगे आप ही। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना, यू विल बी लाइक कि मैम ये तो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मतलब हमें लैंग्वेज आ नहीं रही है, हम लैंग्वेज कर ही नहीं सकते। आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाएंगे, आप खुद को डाउट करने लग जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको अपने आप पर डाउट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे ही जाएंगे तो क्वेश्चंस गलत होंगे, देन यू विल डाउट योरसेल्फ कि मैम शायद हमें ये चीज आती ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आप ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इसलिए आई से कि बेटा आई एडवाइस कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, देन आप क्वेश्चंस पर आएंगे। तो ये चीज मेरी जरूर याद रखिएगा। इसके बाद करते हैं, देखिए ग्रामर का क्या सॉल्यूशन है। ग्रामर को आप किस तरीके से करें डेली, उसकी एक स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका सबसे कमजोर ग्रामर टॉपिक कौन सा है।
ठीक है, तो एक आपको अपना खुद का डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब क्या है, आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, आपको अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है कि यस मेरा ग्रामर में ये टॉपिक सबसे ज्यादा वीक है। मान लीजिए आपको पता है कि टेंसेस में आपका हाथ टाइट है भाई, ठीक है, तो बेटा टेंसेस की वीडियोस लगाइए, टेंसेस के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, टेंसेस के नोट्स बनाइए, पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करनी है, ठीक है, यानी कि आप क्या कीजिए, उसके बाद माइक्रो टॉपिक्स निकालिए कि ओके ये सब टॉपिक्स है, ठीक है, ये माइक्रो टॉपिक्स है, मुझे इन्हें भी कवर करना है कि मुझे इन चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो आपको ना ऐसा नहीं कि ऊट बटांग कुछ भी पढ़ लेना एकदम। एक बार अगर आपने टेंसेस का टॉपिक ले लिया तो आप देखिए क्या टेंसेस आपको बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल तक पूरा आ चुका है, ठीक है, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पढ़ते रहो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे मान लीजिए मैंने टेंसेस का, ठीक है, आप मान लीजिए कि मैंने अभी प्रेजेंट टेंस को समझ लिया, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को मैंने समझ लिया। अब प्रेजेंट में मैं सारे मतलब सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये चारों मैंने समझ लिए। अब इसके बाद आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो, इसके बाद आप इसके क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, तो ये चीज है। ओके, देन आपको रूल प्लस एक्सेप्शंस आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है कि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में एक्सेप्शंस तो रहती है। जैसे आप आर्टिकल्स का अगर टॉपिक ले हैं तो बहुत सी जगह होते हैं जहां आर्टिकल नहीं यूज होता, तो एक्सेप्शंस तो आपकी रहती है, तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, साथ ही साथ उसकी एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने जैसे अब ये कर लिया, प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ लिया, अब आप इसके क्वेश्चंस लगाइए, यानी कि आप 30 से 50 एमसीक्यू उसके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, 10-12 एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा, 30 से 50 एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप बोल सकते हैं कि यस अब मेरा टॉपिक, ठीक है, मुझे क्लियर है। अच्छा, आपने टॉपिक वाइज कर लिया, उसके बाद आप सारे टॉपिक्स को मिला दीजिए। जैसे पहले आपने प्रेजेंट टेंस किया, फिर आपने पास्ट टेंस किया, देन आपने फ्यूचर टेंस किया, मतलब कहने का मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस किया, सारे टॉपिक्स कर लिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, देन आप पास्ट टेंस उठाओ, पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके सारे क्वेश्चंस कर लो, मतलब 30 से 50 क्वेश्चन कर लो, फिर फ्यूचर टेंस उठाया, फ्यूचर टेंस को अच्छे से डिटेल में समझना है, देन आपने उसके 30 से 50 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद अब ये चीज हो गई, अब आप करो मिक्स्ड प्रैक्टिस, ठीक है, अब आप तीनों टेंसेस को मिला दीजिए। तो इस तरीके से आपको ग्रामर बेटा फॉलो करनी है। तो ग्रामर करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाइए, आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। सबसे पहले देखिए कि आपका वीक एरिया क्या है, जो भी आपका सबसे कमजोर टॉपिक है उसको सबसे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कीजिए, जो मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, देन है कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे इस एग्जाम में करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या रहती है कि हम किसी एक आरसी पे अटक जाते हैं, किसी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे चिपक ही जाते हैं कि ये तो करके ही छोड़ेंगे, इसका तो मतलब ना एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम निकालेंगे। आपको किसी भी आरसी को, ठीक है, ऐसे मतलब एकदम वो नहीं करना है कि आप उस पर 10 मिनट लगा दो, क्योंकि आपको पता है 1 घंटा ही आपको मिला है, 60 मिनट्स आपके पास में है, 50 क्वेश्चंस है। अगर आप 10 मिनट एक आरसी पे लगा दोगे बेटा, तो यहीं पे ये सबसे बड़ी गलती आपकी हो जाएगी, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, जैसे जैसे आपके इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर आप टाइम उस हिसाब से आरसी पर लगा सकते हैं। पर अगर आप स्टार्टिंग में ही आरसी का क्वेश्चन देखा और आप वहां पे ऐसे बैठ गए कि इसको तो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही मैं आगे चलूंगा, तो वो बेटा सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग। बच्चे क्या करते हैं, जय माता दी करके सॉल्व करते हैं, जय माता दी, सी ऑप्शन करेक्ट है ना। तो ये वाली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपकी पता क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है, आपका -1 तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट इसमें से 2 ऑप्शन को तो कट कर सको कि B भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। कुछ तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा
राइट आंसर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा मैं मानती हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। आपको ये नहीं पता कि सही आंसर ये नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है ना। तो वही आपको करना है, एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन तो काटो ताकि आपके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% तो हो जाए, है ना। जहां आप चारों में से तुक्का करके आ रहे हो, ठीक है, कि जय माता दी, ठीक है, वो वाला नहीं करना है, ओके, या बम बम बोले आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको 2 ऑप्शंस काटने ही काटने हैं, ठीक है, या चिंकी मिंकी टिंकी जो भी आप ट्रिक लगाते हैं, तो वो सब ट्रिक्स आपको नहीं लगानी है, ओके। देन आप लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स को इग्नोर करते हैं, मैं कहती हूँ कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, ठीक है, वहां से आपको पता लगते हैं आंसर की, अच्छा इसमें ये कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड ही आंसर आपको मिल जाता है। स्किम ओनली, बच्चे क्या करते हैं, स्किमिंग में रहते हैं फटाफट से, ऐसे कुछ मिल जाए, फिर नहीं मिलता तो दोबारा से स्किमिंग करते हैं, फिर और परेशान हो जाते हैं, नहीं ये तो मिल ही नहीं रहा है, फिर स्किमिंग करते हैं। तो स्किमिंग में टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, आप उसको फुली रीड कीजिए। एक बारी माना कि आपका थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर आपको एक बारी में आंसर मिल जाएगा। जहां आप 3 बारी उसमें स्किमिंग कर रहे हो, आपने रीड करना स्टार्ट किया, पैसेज को एंड तक किया, नहीं मिला, फिर एक और बारी दिमाग लगाते हैं, ठीक है, नहीं मिला, फिर तीसरी बार लगाते हो, नहीं मिला, तो 3 बारी स्किमिंग करोगे, इससे बारी एक बारी में ढंग से पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यू पे सिर्फ डिपेंड नहीं होना है बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पिछली बार ये सब आया तो इस बारी भी यही आएगा। पीवाईक्यू करना अच्छी बात है, अभी हमने उसकी इंपॉर्टेंस समझी, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू करना ये गलत है। तो पीवाईक्यू पे आपको डिपेंड नहीं होना, आप मॉक टेस्ट देंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखेंगे, ठीक है, तो वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद अब और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ गोल्डन रूल्स है जो हमने गोल्डन कलर से नहीं लिखे, हमने पर्पल में लिखे हैं, पर्पल बॉक्स में हमने व्हाइट कलर से लिखा है। रूल नंबर 1 है 1 घंटा इंग्लिश को देना ही देना है। इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में देखेंगे कि लैंग्वेज लेना कंपल्सरी है आपका, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज कंपल्सरी रहता है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्यादातर बच्चे इंग्लिश की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपने अपने बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ा है, तो इंग्लिश की तरफ बच्चे यहाँ पे जाते हैं। एक चीज बता दो, यहाँ पे लिटरेचर नहीं है, तो वो आप टेंशन मत लेना, लिटरेचर का कोई रट्टा आपको नहीं मारना है, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीजें हैं, ओके। रूल नंबर 2 क्या है, एनालाइज एवरी मिस्टेक। गलतियां सबसे होती है, लेकिन मैंने कहा ना, गलतियों से हम सीखते नहीं है। हमारा ऑप्शन गलत हो गया, हम बी ऑप्शन गलत हो गया, हमारा ऐसा होता है अच्छा बी ऑप्शन गलत हुआ है, बी ऑप्शन क्यों गलत हुआ है वो तो पता होना चाहिए ना, उसकी जड़ तक पहुंचना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देन स्पीड इज इक्वल टू प्रैक्टिस। बच्चे कहते हैं मैम स्पीड कैसे आएगी एग्जाम में, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो भैया उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी, तो स्पीड इज इक्वल टू प्रैक्टिस, ठीक है। देन आप क्वेश्चंस को पहले रीड कीजिए, ठीक है। अगर जैसे रीडिंग पैसेज है, तो रीडिंग पैसेज में पैसेज पढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आप क्वेश्चंस बेटा पहले पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको ज्यादा समझना नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि पैसेज इस चीज के बारे में, तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। देन आपको अपना फर्स्ट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से सही आंसर को भी काट के गलत टिक करके आते हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग प्लीज नहीं करनी है। मुझे पता है मेरी तरह बहुत से बच्चे ओवर थिंकर्स हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हमें पता है, आप कहोगे कि मैम एंड में तो मेरी ओवर थिंकिंग सही निकलती है, लेकिन वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सही निकलती है, यहाँ बेटा एग्जाम देना है, तो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो प्लीज आपको ओवर थिंकिंग एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी एक चीज है कि आपको सीयूईटी की पूरी तैयारी दृष्टि सीयूईटी के चैनल पर करवाई जाएगी, ठीक है। एंड मेरा नाम है, ठीक है, कुसुम गोयल, ठीक है। तो आप दृष्टि सीयूईटी, ठीक है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बस कुसुम गोयल मैम के साथ में, यानी कि मेरे साथ में, ठीक है, आपको पूरी प्रेप करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका साथ कहीं पे नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल पीछे पड़ जाऊंगी आपके, ठीक है। हर एक चीज हमको करनी है, वोकैबुलरी के कैप्सूल क्लासेस आपकी आएंगी, ठीक है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पूरा फोकस रहेगा, ग्रामर पे पूरा रहेगा, ठीक है।
तो प्लीज 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 मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि क्या सिलेबस है, क्या गलतियां होती है, क्या स्ट्रैटेजी है। अब ये सब चीजें आपको अकेले नहीं करनी है क्योंकि मैम आपके साथ में है। तो इस चैनल पर दृष्टि CUET पर आपको इंग्लिश एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेशंस में। थैंक यू।